गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने पहले टू स्टेप्स देखे थे कि गमीट फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग दोनों चीज़ें हमें सीखनी हैं। तो उसमें से पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्लांट्स में, ये कौन से ऑर्गन से होता है? फ्लावर से होता है। ठीक है, फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन कहलाया जाता है। अब ये जो डायग्राम है 3.12 पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की, तो ये आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बनानी है और आपको इसे याद भी करना है, क्योंकि ये हमेशा ये डायग्राम आती है। ठीक है, सी flower is a structural unit of sexual reproduction in plants. It consists of 4 floral balls of calyx, corolla, androecium and gynoecium. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए। इसमें आपको दिखेगा, इस डायग्राम में आपको दिखेगा कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। ठीक है, कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब कैलिक्स सबसे बाहर रहेगा और गाइनोशियम सबसे अंदर रहेगा। उसमें से एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड इसेंशियल वॉल्स। वॉल्स मतलब इसेंशियल वॉल्स मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, आवश्यक। अगर ये ना हो तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे कहा जाता है इसेंशियल वॉल्स। ये क्यों कहा गया है ये हम थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों कहेंगे मिनी एसेंशियल? क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। वाइल कैलिक्स और करोला आर कॉल्ड एज एसेसरी वॉल्ड। एसेसरी वॉल्ड का मतलब होता है जो मदद करने वाले, हेल्पिंग वॉल्स हैं। ठीक है, अगर कैलिक्स और करोला नहीं है, टूट गया, तो भी वो रिप्रोडक्शन तो होगा ही। ठीक है, अगर ये नहीं भी है तो, लेकिन है तो इनका कुछ अपना काम होता है, ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। इनर वॉल्स मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्शन देने का काम ये लोग करते हैं। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है जिसे कैलिक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर कॉलम में सेपल्स भी लिखा हुआ है। सेपल मतलब एक सिंगल जो पत्ती रहेगी। फूल अगर आपने देखे हैं तो फूल के नीचे देखो आपको ग्रीन कलर के पार्ट्स दिखते हैं, छोटे छोटे पत्ते दिखते हैं फूल के ठीक नीचे, उसी को हम कहते हैं कैलिक्स। ये जनरली ग्रीन कलर के ही रहते हैं। अगर इसका एक सिंगल पार्ट देखा जाएगा तो उसे कहेंगे सेपल्स, और बहुत सारे सेपल्स मिलके जो पार्ट बनता है उसे कहेंगे कैलिक्स। इसी तरीके से जो पंखुड़ियाँ होती है, जो भी फ्लावर जो होती है कलर की, उसे हम कहते हैं करोला। ऊपर डायग्राम में दिख रहा है आपको, करोला लिखा हुआ दिख रहा है, वो क्या होती है? पंखुड़ियाँ होती है। उसे हम सिंगल जो पंखुड़ी होती है उसे कहते हैं पेटल्स, और बहुत सारे पेटल्स मिलके बनता है करोला। ठीक है, अब ये डिफरेंट कलर के रह सकते हैं, जबकि कैलिक्स कैसा रहता है? जनरली ग्रीन ही रहता है इन कलर। करोला कलरफुल होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डायग्राम के नीचे, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ बायसेक्सुअल ऑफ बोथ वॉल्स। मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, तो उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। जबकि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों में से कोई एक ही ऑर्गन है, या तो गाइनोशियम रहेगा या तो एंड्रोशियम रहेगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब हमने क्या कहा था कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों के कारण ही रिप्रोडक्शन होता है। तो दोनों अगर एक प्लांट में प्रोड्यूस है, एक फ्लावर में प्रोड्यूस है, तो उसे फ्लावर को कहेंगे बायसेक्सुअल। अगर दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, तो हम उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। If only androecium is present, it is called as the male flower, and only gynoecium is present, तो फ्लावर को कहेंगे फीमेल फ्लावर। अब ये देखो, ये क्यों कहा गया है
क्योंकि गाइनोशियम क्या है, फीमेल ऑर्गन है, इसलिए अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं फीमेल फ्लावर, और एंड्रोशियम जो है वो है मेल ऑर्गन, इसलिए अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कहेंगे मेल फ्लावर। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब एग्जैक्टली क्या होता है रिप्रोडक्शन के समय, ये हमें आगे देखना है पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 पे जो सबसे पहला और सेकंड पैराग्राफ है, मेनी फ्लावर्स से लेकर के 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ तक, जहाँ पर लिखा है हैप्लॉइड एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, इतना जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। मैं रीड कर रही हूँ, आप अपने बुक में देखिएगा। Many flowers have stalks for support called as pedicel। डायग्राम नंबर 3.12 में आपको पेडिसेल भी दिख रहा है। पेडिसेल का मतलब होता है कैलिक्स के नीचे का जो पार्ट है, जो आपको फ्लावर को क्या कर रहा है, नीचे ब्रांच से अटैच कर रहा है, उसे हम कहते हैं पेडिसेल। Such flowers are called as pedicellate flowers, whereas flower without stalk is called as sessile। जो फ्लावर को ये पेडिसेल होता है, जो डायरेक्टली उसे अटैच करता है ब्रांच के साथ में, उसे कहते हैं, उस फ्लावर को कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। और अगर पेडिसेल नहीं है और फ्लावर डायरेक्टली ब्रांच से अटैच है तो उसे कहते हैं सेसाइल फ्लावर। एंड्रोशियम इज मेल वॉल, मैंने आपको बताया, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमन। आप लोग डायग्राम में आप लोग जो डायग्राम है 3.12 उसमें देखते जाइएगा। जो एंड्रोशियम है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, एंड्रोशियम इज़ अ मेल वॉल, यानी कि ये मेल ऑर्गन है, एंड इट इज़ सिंगल जो इसका पार्ट होता है इसे कहते हैं स्टेमन। While gynoecium is a female whorl and its member are called as carpels। मतलब सिंगल जो रहेगा उसे कहेंगे स्टेमन, और बहुत सारे स्टेमन मिलके बनता है क्या बनने का, पूरा एक एंड्रोशियम। और जो फीमेल वॉल है दैट इज़ गाइनोशियम, इसका एक सिंगल यूनिट कहलाएगा कार्पेल। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो उसमें। ठीक है, मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। दीज मे बी सेपरेट और यूनाइटेड, यानी कि जो गाइनोशियम का जो पार्ट है कार्पेल का, वो क्या हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है और यूनाइटेड भी हो सकता है, एक साथ मिले हुए भी हो सकते हैं। ओवर इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। आपको डायग्राम में दिख रहा है गाइनोशियम, अगर आप देखते हो तो उसमें आपको सबसे नीचे क्या दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसे सबसे नीचे दिख रहा है ओवरी, फिर उसके ऊपर एक कंप्लीट ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। ठीक है, अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। एक दूसरे से अटैच रहते हैं, सबसे नीचे है ओवरी, उसके बाद है स्टाइल, उसके बाद है स्टिग्मा, और ये तीनों मिलके बनता है गाइनोशियम, और जिसका सिंगल नाम है स्टेमन। ठीक है, सॉरी कार्पेल। उसके बाद देखिए ओवरी कंटेंस वन और मेनी ओवल्स। आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, छोटे छोटे ओवल्स दिख रहे हैं बहुत सारे। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओवल बाय मियोसिस। मियोसिस हमने जो स्टेप देखी थी, वो बार बार अगर सेल डिवाइड होते हैं तो उससे मियोसिस होता है, और ये जो ओवल है, ओवरी है, इसमें क्या हो जाता है, बार बार मियोसिस होने की वजह से एम्ब्रियो सैक होता है। नाउ एच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल, यानी कि जो हमने इसके पहले भी बात करी थी कि एग सेल और जो मेल और फीमेल जो गमिट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, हमेशा हैप्लॉइड, यानी कि उनका क्रोमोसोम नंबर हमेशा n रहेगा, स्मॉल n। ठीक है, जनरली क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है 2n, लेकिन ये सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और वो हमेशा कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, यानी कि स्मॉल n। एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ये भी उसमें ओवल्स में मिलते हैं ना। उसके बाद का जो सिलेबस है वो आपको है अभी यहाँ तक कि आपका सिलेबस निकाल दिया गया है। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अब एंथर और फिलामेंट आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये दोनों काय के पार्ट हैं, एंड्रोशियम के। एंड्रोशियम जो ऑर्गन है उसी के 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। इसमें से आपको एंथर दिख रहा है, जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्राउन कलर का, और ग्रीन कलर का क्या है, फिलामेंट है। अब ये जो एंथर होता है इसमें से बहुत सारे क्या निकलते हैं, देखिए पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स आपने देखे होंगे, ये जो फ्लावर दिख रहा है ये क्या का फ्लावर है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, यानी कि जासवंत का। इसमें आप बहुत बार देखते होंगे, अगर ये फ्लावर आपने देखा है तो, कि येलो कलर के बहुत सारे एंथर्स हमें दिखते हैं उसमें।
तो ये जो एंथर्स होते हैं ये एक्चुअली इनके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्या बोला गया है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमेशा पूछते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाके बैठते हैं। कैसे जाएंगे, हवा से या कोई इंसेक्ट के द्वारा, बटरफ्लाई वगैरह, इनकी वजह से इस एंथर के ऊपर के जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। जो भी मैं बोल रही हूँ अगर इसे आप डायग्राम के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, एंथर के ऊपर से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठेंगे और इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। ये डायग्राम आप अच्छे से करके रखिएगा। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ बायोटिक एजेंट, यानी कि पॉलिनेशन होने के लिए अब डायरेक्टली एंथर से कोई चल के तो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा नहीं, है ना। तो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो ये मीडियम क्या रहेगा, अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि हवा से उड़ के जाएंगे या फिर बटरफ्लाई बैठे हैं या कोई दूसरे और इंसेक्ट बैठे हैं, पानी है, इनके द्वारा ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, नाउ स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन, मतलब जब भी पॉलिनेशन होगा और ये पोलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा पे बैठ जाएंगे तो उस समय क्या होता है, स्टिग्मा बहुत स्टिकी हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर जाके बैठे वो उसको चिपक के रहेंगे, उड़ेंगे नहीं, इधर उधर जाएंगे नहीं। Stigma becomes sticky during pollination. Pollen germinates when they fall upon such sticky stigma. जब भी कोई पोलन ग्रेन्स ऐसे स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होना म्हणजे क्या होता है, देखो हम घर में अपने मोट वगैरह भिगाते हैं, तो मोट जब भिगाते हैं तो दूसरे दिन उसमें उसके अंदर से कैसे किस तरीके से छोटे छोटे कोम निकलते हैं, उसे ही कहते हैं जर्मिनेशन। इसी तरीके से ये जो होते हैं पोलन ग्रेन्स, ये भी क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं और इनके अंदर से एक छोटा सा कोम जैसा निकल के क्या होता है, वो अंदर स्टाइल के अंदर नीचे नीचे जाता बढ़ता है। लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड 2 मेल गमीट्स आर फॉर्म। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये जर्मिनेट होता है और उसके अंदर से मेल गमीट्स जो है वो तैयार होते हैं। तो पोलन ट्यूब कैरीज मेल गमीट्स, पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट, मतलब पोलन ट्यूब का जो नीचे नीचे जो बढ़ रहा है पार्ट जर्मिनेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, नीचे ओवरी में जाने तक फट जाता है और जिसकी वजह से 2 मेल गमीट्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक। जो मेल गमीट्स है वो क्या हो जाएंगे, ओवरी में जाके रिलीज हो जाएंगे। 1 मेल गमीट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट एंड फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, एक जो मेल गमीट है वो उस स्टाइल से नीचे जाने के बाद फट जा रहा है वो पोलन ट्यूब और उसके अंदर से 2 मेल गमीट निकल के एक जो मेल गमीट है वो किसके साथ में यूनाइट हो रहा है, एग सेल के साथ में। वहाँ पर जो ओवल्स दिख रहे हैं उसके साथ में गमीट वो जाइगोट फॉर्म करता है और इसी ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गमीट का जो एक सेल है उसके साथ में जो यूनाइट होता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से करके रखनी है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको पॉलिनेशन बताया, फिर सेकंड है फर्टिलाइजेशन। सेकंड मेल गमीट क्या करता है, सेकंड मेल गमीट यूनाइट्स विद 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ये जो सेकंड मेल गमीट है ये क्या करता है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसके साथ में वो यूनाइट होता है और क्या तैयार करता है, एंडोस्पर्म तैयार करता है, ताकि ये जो जाइगोट तैयार हुआ है इसे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। एज 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने देखा कि 2 क्या हुआ था, 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट, मतलब 2 मेल गमीट आए थे और जो 2 न्यूक्लियाई के साथ में उन्होंने 2 बार जैसे प्रोसेस हुई, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ और दूसरी बार दूसरे ने क्या किया, एंडोस्पर्म तैयार किया, इसलिए इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेक्शुअल दिस इज़ द टेक्निक ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो इस तरीके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस तरीके से होता है। अगर किसी प्लांट में जो सिर्फ यूनिसेक्सुअल है, मतलब सिर्फ मेल है या फिर सिर्फ फीमेल है, तो इसमें क्या होगा, किसी दूसरे मेल फ्लावर से किसी दूसरे फीमेल फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वो भी कैसे होगा, वो भी ऐसे ही होगा, हवा से किसी
पानी से या फिर किसी बटरफ्लाई वगैरह इस तरीके के किसी इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन होगा और फिर आगे की प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, अब जो डायग्राम नंबर 3.14 है इसमें आपको क्लियरली दिखाई गया है किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आप अच्छे से देखिए और डायग्राम नंबर 3.12, डायग्राम नंबर 3.14 ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से